नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और ये है हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। साथ में है बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी जी। नमस्कार सिद्धार्थ सर। नमस्कार दर्पण। सिद्धार्थ जी, आज हमारी लाइनअप में दो खबरें हैं। पहली खबर पे चलते हैं। कैट, फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसने अमेजन को गांजा बेचने वाली साइट कह दिया है और ये भी कहा है कि पुलवामा हमले के लिए केमिकल अमेजन से सोर्स किए गए थे। हालांकि कैट के दोनों आरोपों के पीछे उनके अपने तर्क भी हैं, जैसे अमेजन के कुछ पार्टनर्स के पास से गांजा सीज होने की खबरें आई थी। लेकिन सिद्धार्थ जी, कैट और अमेजन के बीच चल क्या रहा है? क्या ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानदारों के बीच की लड़ाई है जो समय के साथ साथ और फिरती होती जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वाले इस इल्जाम पे जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस को लेके भी प्रतिस्पर्धा है और ऑनलाइन रिटेलर्स का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है दुकानों पे, छोटी दुकानों पे, तो वो सबको पता है वो पृष्ठभूमि। पर आपने जो सवाल ज्यादा बड़ा पूछा है वो हमारे रिटेल सेक्टर में क्या हो रहा है। रिटेल सेक्टर में दो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक, नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल परचेजिंग, डिजिटल सेलिंग, और ये कई सालों से चल रही थी। पैंडेमिक में उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला और दुकानें भी बंद रही, आपको ध्यान में होगा। हालांकि किराने की स्टोर्स चल रही थी, बट ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे जो रिटेलर हैं वो इस समय बहुत उत्तेजित हैं। टेक्नोलॉजी की मार और अमेज़न, वॉलमार्ट, रिलायंस, बड़ी जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है उसका बहुत बड़ा प्रभाव उन पे पड़ रहा है। इंडिया का जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट है उसमें एक चीज और जोड़ लूं कि ये जो चीज अभी कुछ सालों से इंडिया में देखी जा रही है, इसका एक अलग प्रकार से हमने बाहर के मार्केट्स में देखा, खासकर अमेरिका में। अमेरिका में जो बहुत बड़े बड़े मॉल थे और बहुत सालों से, दशकों से वहां बहुत बड़े मॉल हैं, वॉलमार्ट उसमें बहुत बड़ी एक कंपनी थी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसे वहां पे मॉम एंड पॉप स्टोर्स, नेबरहुड स्टोर्स कहा जाता है, उन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर वहां पे अमेजन आया। अब अमेजन ने भी अपना ऑनलाइन रिटेलिंग किए। हमारे यहाँ पे मॉल हमने देखा उतनी बड़ी मात्रा में, हमारी जनसंख्या और आबादी के कंपैरिजन में उतने ज्यादा मॉल है नहीं। कई बार हम सुनते हैं लोग कह रहे हैं जी बड़े बड़े मॉल बन गए, बट अगर आप उसको आबादी से तुलनात्मक एक कंपैरिजन करें तो उतने हैं नहीं। हाँ, कुछ शहरों में बड़े बड़े मॉल बने हैं, बट वैसे भी ये मॉल हमारी आबादी के बहुत छोटे प्रतिशत के लिए पॉसिबल है वहां पे जाना। बहुत बड़ी संख्या एक हमारी आबादी की ऐसी है जो वहां पे जा ही नहीं सकती। उनको तो 2 वक्त की रोटी जोड़ने में पूरा उनका प्रयास लग जाता है, मॉल जाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये जो एक अमेज़न और हमारे ट्रेडर्स के बीच में और बाकी ऑनलाइन रिटेलर्स, एक कंपनी के सबका ही इस प्रकार का अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट है, तो ये एक बड़ी लड़ाई है। अभी तक सरकार ने दोनों को एक प्रकार से चलते रहने का प्रयास किया है। एक तरफ सरकार ने ये कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो रूल्स हैं और डब्ल्यूटीओ की दृष्टि से एफडीआई आना चाहिए, वो लोग भी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, नई तकनीक आ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कोशिश की है, कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑनलाइन रिटेल्स पे, कि हमारे जो छोटे स्टोर्स हैं, जो छोटी रिटेल ट्रेड है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे अपना जीवनी चलाते हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाए। बट मैं मानता हूं कि सरकार पूरी तरीके से दोनों को खुश भी रख रही है और दोनों को खुश भी नहीं कर पा रही है। सरकार की भी कहीं ना कहीं विफलता है और ये 15-20 साल से चल रहा है बैक एंड फोर्थ। 15-20 साल पहले ऑनलाइन रिटेल आना चाहिए कि नहीं, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई देना चाहिए कि नहीं, सिंगल ब्रांड रिटेल आना चाहिए, इस पे चर्चा चलती थी। अब टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कारण गेम बदल गई है। बट आखिरी बात जो हमें इसमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि डिस्काउंट देने की जो एक प्रथा है वो छोटे दुकानदार के पास वो कैपेसिटी नहीं है। जो ऑनलाइन रिटेलर होता है वो डिस्काउंट देके काफी बड़े मार्केट में उन्होंने चेंजेस लाई। आपको ध्यान होगा अब डिस्काउंट उस प्रकार के मिलते नहीं है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री का उदाहरण अगर हम लें तो एक समय ऐसा आया था कि हर नुक्कड़ गली कोचे पे एक
मोबाइल का दुकान था, आज आप देखेंगे वो कम हो गए हैं, और अगर हुए हैं तो वहां पे सेल, दूसरे दुकान जो बचे हुए उनमें सेल कम हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ी मोबाइल फोन खरीदने का जो था वो ऑनलाइन चला गया। तो ऐसी चेंजेस हैं, और इसका हमारी इकोनॉमी पे और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये मैटर चलता रहेगा, और मुझे बस यही लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पे दोनों को खुश करने के चक्कर में दोनों तरफ कमियां छोड़ देती। हाँ, आपने जो डिस्काउंट की बात कही, वो बड़ी कंपनीज ही दे सकती है, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी की जो बात कही, और सरकार भी पशुपेश में है ही। इस वीडियो के शूट होते होते हमारे पास एक ब्रेकिंग खबर आई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका, जापान और अन्य बड़े देशों के साथ मिलकर अपने आपातकालीन भंडार से लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल को रिलीज करने की योजना बनाई है। सिद्धार्थ जी, मैंने आपसे ऑफलाइन भी पूछा था, क्योंकि हमने पहले इस पर स्टोरी भी की थी कि ठीक है, भारत अपने अपने कच्चे तेल को रिलीज कर रहा है या यूज करेगा, लेकिन इसमें साथ मिलके वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर समझा पाए, और ये पूरी डेवलपमेंट क्या है ये। देखिए, जिन देशों के साथ मिलके किया जा रहा है, तो वो देश बेसिकली कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं ऑयल की, और ये एक बहुत बड़ी जो वैश्विक स्तर पे एक डिवाइड है, वो ये डिवाइड है कि कुछ कंट्रीज, खासकर गल्फ जो नेशंस हैं, उनके पास तेल की बहुत बड़ी मात्रा है, और बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास तेल बिल्कुल ही नहीं है। इंडिया उनमें से भी एक बड़ी कंट्री है, और जनसंख्या आबादी को ध्यान में रखते हुए हमारी ऑयल की कंजम्पशन बहुत बड़ी है। हमारी इंपोर्ट बिल इतनी बड़ी होती है, और हर साल इसका बहुत बड़ा एक प्रेशर पड़ता है हमारे पे, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, और इंपोर्ट स्वाभाविक एक कार्टेल है जिसे ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कहा जाता है। और इस ओपेक कार्टेल को एक बड़ी टक्कर और चुनौती अमेरिका के शेल प्रोड्यूसर्स ने कुछ साल पहले से दी थी। अमेरिका में शेल ऑयल इतना आया कि उसकी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे बहुत कम हो गई, और उसने प्रोडक्शन डायनेमिक्स चेंज कर दिए। अब पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है, पिछले 3 महीने का अगर हम फोकस करें, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो गया, और सर्दी के मौसम में ऑयल की कंजम्पशन, एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, खासकर हीटिंग को लेके। और हमने बाहर देखा है, और इंडिया में भी देखा, कि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ प्राइसेस ज्यादा ही हाई थे, क्योंकि टैक्सेस का भी बर्डन था। तो इस मूव को, जो ये स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, इसको एक साथ अगर कई कंट्रीज अपने स्टॉक्स को रिलीज करेंगी, अपने कंज्यूमर्स को, अपने रिफाइनर्स को, उससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे जी। बढ़ती डिमांड के सिनेरियो में ओपेक कंट्रीज को दाम घटाने का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। दाम ओपेक कंट्रीज तभी घटाएंगी जब डिमांड घटेगी। बिल्कुल। और जो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। इनके पीछे 2-3 कारण होते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनने के लिए। एक, वॉर हो गई, आप इंपोर्टिंग नेशन है, तो उस स्थिति में। दूसरा, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई और प्रॉब्लम हुई, सप्लाईज इंपैक्ट हो जाए। और तीसरा इसका एक पर्पस है कि जब क्रूड ऑयल गिरता है, और साइकिल होते हैं क्रूड ऑयल में, अभी आपको ध्यान होगा जब पैंडेमिक की फर्स्ट वेव आई 2020 में, तो क्रूड ऑयल नेगेटिव रेट पे चला गया। यस, जी जी। वो नेगेटिव रेट पे इसलिए गया क्योंकि गाड़ियां चलनी बंद हो गई, जहां जहां लॉकडाउन लगा, कोई डिमांड ही नहीं थी। तो उसको रखने के भी लोग पैसे मांग रहे थे कि हम स्टोर करने के लिए भी पैसे मांगेंगे। अब वापस देखिए 80 से ज्यादा हुआ, पिछले कुछ दिनों में $5-7 की गिरावट आई है इसमें। इसलिए प्राइस कंट्रोल के लिए भी इसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इस्तेमाल करने का ये एक पर्पस है। बहुत अच्छी मूव है। आपको ये बता दें और दर्शकों को कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए पहली बारी डिस्कशन 2003-4 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पे। उस प्लान में तेजी आई 2006 में, और उस समय पे मंगलूर के बाहर और 2 स्थानों पे, विशाखापट्टनम में,
ये तय किया गया कि जमीन के नीचे हम बहुत सारा क्रूड ऑयल स्टोर करेंगे। और इसमें एक खास बात है, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ये एक्चुअली आप समझ लीजिए अंडरग्राउंड केव्स है, और ये ऐसा भूगोल है जो पथरीली जो जगह है उसमें डाला गया, क्योंकि अगर आप जमीन में डालेंगे वो तो रिस्क के जाएगा, और इतना बड़ा रिजर्व अगर कंक्रीट का बनाना पड़े तो उसमें कॉस्ट बहुत आएगा। तो ये बड़े दो ऐसे स्थान है, और 5 बड़े रिजर्व बनने का प्लान था। बीच में जब दाम बढ़े तो इसको फिल करने का काम जो हो गया वो स्लो हो गया, जब दाम घटे तो उसको उसमें तेल भरा गया। मैं ये मानता हूं कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंडिया को कम से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए, जो अभी है उससे 2 से 3 गुना होना चाहिए। और पिछले 15 सालों में ये पहली बारी है कि इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से क्रूड अपने रिफाइनर्स को रिलीज करेगा, जिससे होपफुली प्राइसेस थोड़े कूल होंगे। और मैं ये चाहूंगा कि या मैं ये कह सकता हूं कि हम आशा करेंगे कि शायद कंज्यूमर को थोड़ा और बेनिफिट मिल पाए। अच्छा सिद्धार्थ जी, लाइटर नोट पे ये कहा जा सकता है कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी बड़ा स्ट्रेटेजिक है। मतलब जैसे आपने कहा, बिल्कुल साफ समझ में आता है कि आप इतना बड़ा रिजर्वेयर बना नहीं सकते हैं, और क्योंकि वो रिस्क अगर अगर खुद प्राकृतिक लेंगे तो वो नीचे रिस्क जाएगा, ये सब चीजें, तो ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, और ये इसकी खोज में ही बहुत समय लगा, और इसके लिए एक सेपरेट कंपनी बनाई गई जिसका नाम है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। भारत सरकार की कंपनी है, ऑयल मंत्रालय के अंडर है, और उसका नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। और इस पे काम बहुत समय से हुआ, और जैसे मैंने कहा कि पहला प्रस्ताव जब कैबिनेट ने इसकी चर्चा की और उसके बाद बनने में समय लगा, लगभग 7-8 साल लगे इसको अमली जामा पहनाने में, क्योंकि जमीन के अधिग्रहण को लेके भी समस्या थी। हालांकि ये अंडरग्राउंड है बट ऊपर भी इसके फैसिलिटी है। बट ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ऐसे 8-10 रिजर्व होने चाहिए इंडिया में, और जो अभी क्वांटिटी है शायद 40 मिलियन टन्स के करीब की, मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी होगी शायद। मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 गुना होना चाहिए, और अगर बड़ी मात्रा में रिलीज करेंगे तो ओपेक को भी, गल्फ नेशंस को भी एक सिग्नल जाएगी कि इंडिया इतना बड़ा आपका मार्केट है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओपेक तो इतना बड़ा कार्टेल है कि ये किसी की सुनते नहीं है, और उसके कारण ये हमारे जैसे कंट्रीज को, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज है, उनको बहुत समस्या आती है बीच बीच में। आपसे किसी दिन बैठ के इसके बारे में भी पूरा समझना है किस तरीके से ये सब कुछ काम करता है। सिद्धार्थ जी, आप चलते हैं, एक और अपडेट है, जितना भी समय है मैंने सोचा आपका यूटिलाइज करते हैं कि भारत पे के को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर। उन्होंने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें पेटीएम और उसके आईपीओ पर कई टिप्पणियां की गई है। हालांकि जैसा हमने डिस्कस किया था ऑफलाइन भी कि अशनीर ग्रोवर के अपने बायस, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिनसे हम सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बार उन पर तटस्थ समीक्षा की जा सकती है। तो अगर हमारे दर्शकों के लिए आप इसे एक्सप्लोर करना चाहें, क्या सही है क्या गलत कहा पेटीएम का भविष्य, और क्या इस पूरे मार्केट की, क्या पेटीएम ने पूरे मार्केट की डाल सुखा दी है, ये कहा जा सकता है? देखिए, जो पिछले 2-3 दिन में मार्केट का जो हाल हुआ और खासकर कल जो हुआ, इसके पीछे कई कारण है। एक, भारतीय शेयर बाजार पिछले कई महीनों से बड़ी हाई रेंज में चल रहा था, और कई विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है, स्ट्रेटोस्फेरिक वैल्यूएशन है, और ये इस मार्केट में करेक्शन आएगी। अब शेयर बाजार की एक नेचर है कि कोई ना कोई वजह बनती है, चढ़ने की भी वजह होती है और गिरने और टूटने की भी वजह होती है, बेवजह कोई काम नहीं होता है। और शेयर बाजार में, जो आपके शो में कई बार ये कहा है कि शेयर बाजार आज की स्थिति पे प्राइसिंग नहीं डिसाइड करता है, आने वाले कई दिन बाद, कई सप्ताह बाद, कई महीने, साल बाद कुछ जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उस पे करता है। और एक प्रकार से ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं कि जुआ होता है, कई लोग ये जुआ कहते हैं, ये जुआ नहीं है एक्चुअली, इसमें बहुत साइंस है, बहुत डेटा है, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, अपने पैसे के साथ कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब करंट फेज में क्या हुआ, बीती शुक्रवार को हमने ये देखा
कि सुबह सुबह एक अनाउंसमेंट आई कि फार्म लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो उससे शेयर बाजार में एक संकेत गया कि क्या सरकार अपने रिफॉर्म की नीति से पीछे हट रही है क्या, क्योंकि शेयर बाजार फार्म लॉज की तरफ नहीं देख रहा है, वो आने वाले विनिवेश और नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की तरफ नजर रखा हुआ है, जिससे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार की इन्वॉल्वमेंट गैर जरूरी क्षेत्रों में कम कर देंगे। तो इसको लेके डाउट हुआ। दूसरा, शाम को खबर आई देर में कि रिलायंस और सऊदी अरब के अरामको की जो एक डील प्रस्तावित थी वो नहीं हो रही है, और रिलायंस बहुत बड़ा एक शेयर है, बहुत बड़ी कंपनी है। और तीसरी हमने डेवलपमेंट देखी पेटीएम की लिस्टिंग। अब पेटीएम की लिस्टिंग जो भारत पे ने जो ये कहा है उस पे टिप्पणी न करते हुए, पेटीएम के 2-3 फैक्ट्स हैं जिसे कोई नहीं झुठला सकता। पहला ये कि पेटीएम बहुत हाईली वैल्यूड आईपीओ था, 2150 के भाव पे। लगभग हर किसी ने कहा कि बहुत महंगा है, सबसे महंगा है, और सबसे बड़ा आईपीओ अभी तक का रहा है। तो इतना बड़ा पैसा जब उन्होंने उठाया तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में। इस आईपीओ में काफी बड़ी मात्रा एक शेयर्स की ऐसी थी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, जो चाइना के भी हैं और कंपनीज के भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। विजय शेखर शर्मा की मेजॉरिटी होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, वो फाउंडर जरूर रहे हैं। उन्होंने बेच के अपना पैसा बना लिया कई साल बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। अब लोगों ने इसको खरीदा और ब्रोकरेजेस ने ये कहा कि इसकी जो लेवल है, जिस लेवल पे इस शेयर को सपोर्ट मिलेगा वो 1300 की लेवल है, यानी 2150 से 1300 तक की लेवल 850 रुपए है। और वो गिरावट हुई, आपने देखा कल 1300 से कम गया। आज पेटीएम का शेयर तीसरा दिन उसकी लिस्टिंग के बाद ऊपर गया है और आज पॉजिटिव टेरिटरी में था। तो शेयर पे कोई रिकमेंडेशन या इस टाइप की कमेंट न करते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल को लेके कई सवाल हैं लोगों के मन में। विशेषज्ञों ने उसके मॉडल पे सवाल उठाए और ये भी कहा है, खुद इस कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये कहा कि प्रॉफिट्स कब बनेंगे इसकी कोई संभावना है भी नहीं है, खुद उन्होंने उस पर सवाल उठाया। तो स्वाभाविक है कि पब्लिक मार्केट में जब कोई कंपनी प्राइवेटली लिस्टेड होती है और जो पब्लिक लिस्टेड होती है तो उस पर बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट और फोकस आता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस कंपनी का क्या होगा। इनके नए प्लान्स कई हैं, ये कह रहे हैं कि हम लेंडिंग में जाएंगे, बाकी चीजें करेंगे। बट ये जरूर दूसरी तरफ ये भी बात है कि एक पायनियर रहा है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में, माइक्रो पेमेंट्स के नाम में, और पे थ्रू मोबाइल, पेटीएम का फुल फॉर्म पे थ्रू मोबाइल से शुरू हुआ था, उसमें पायनियर रहा है। बट नई कंपनीज आ रही हैं, उनका मार्केट शेयर इनसे ज्यादा है कुछ बिजनेस सेगमेंट्स में, इसलिए पेटीएम की मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर आने वाला है परफॉर्मेंस का और डिलीवरी का। और अगर आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई, परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स नहीं दिए, तो जरूर प्रेशर का टाइम बनेगा। इतनी आसान स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है वो इनसे लगातार सवाल पूछती रहेगी। तो पेटीएम और पेटीएम के इन्वेस्टर्स के लिए इतनी आसान स्थिति नहीं रहने वाली है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। तो ये था आज का खर्चा पानी शो, या स्पेसिफिकली इस एपिसोड से जुड़े कोई भी सवाल हो, कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर करें। कल तक के लिए विदा, शुक्रिया।